स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर के हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपकी आईटीआई के दौरान, उसके बाद आईटीआई के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, खास करके यूपी पीसीएल के जो एग्ज़ाम होते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसमें जो TG2 की भर्ती होती है उसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा योगदान है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, उसका जो मेन सब्जेक्ट की जिसमें मेरिट तैयार होती है, अगर उसमें आप क्वालिफाई भी कर जाते हो अच्छे रैंक से, लेकिन अगर कंप्यूटर पास नहीं करते हो तो आपको बाहर कर दिया जाता है। मेन सबसे बड़ा आपका मैं बता दूं कि जो यूपी पीसीएल का पैटर्न है, ठीक है, यूपी पीसीएल का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है TG2, जिसमें ITI पास इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि 50 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और इसको क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आप इसको पास नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप मेन सब्जेक्ट जो आपका 200 नंबर का अलग से पेपर होता है, जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी है, उसके अलावा रीजनिंग है और अन्य सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसमें अगर आप क्वालिफाई भी हो जाते हो, ठीक है, तो भी आपकी एंट्री नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, उस मेरिट में शामिल नहीं किया जाता है। शर्त ये होती है कि कंप्यूटर को पास करना अनिवार्य है, ठीक है, और इसमें 50 में से 20 नंबर पासिंग मार्क रहता है। कम ज़्यादा होना थोड़ा बहुत पॉसिबल है, लेकिन एक एवरेज मान के चला जाए तो 20 नंबर की पासिंग मार्क रहता है 50 में से, और इसको लाना ही लाना है। इसको आप जब तक पास नहीं करोगे मेन मेरिट में आपको काउंट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है ITI में, उस दौरान भी ये कंप्यूटर सब्जेक्ट मिलता है। और जो सिलेबस है कंप्यूटर का, वो कोई भी वैकेंसी हो, बहुत सी वैकेंसीज होती हैं, क्लर्क लेवल की वैकेंसीज हैं, या यूपी मेट्रो में भी बहुत सी जगहों पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के। मतलब कंप्यूटर का पूरा फैला हुआ है एजुकेशन इंडस्ट्री में, और ख़ास करके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कंप्यूटर हर जगह आपका पीछा करता है। और जो CCC का सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, डोएक, पहले जिसका नाम डोएक था, अब नेलिट है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा उल्टा सीधा शायद मैं लिख रहा हूँ, तो स्पेलिंग इसका ध्यान मत दीजिएगा। जो CCC का कोर्स है उसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस है, वही सिलेबस आपको हर जगह मिलता है, जिसमें क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर, शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इंटरनेट हो गया। उसके बाद MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। यही ओवरऑल इतना ही आपका सिलेबस है, इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। और जो प्रैक्टिस किए होते हैं कंप्यूटर को, जिनको नॉलेज होती है, जो थोड़ा बहुत यूज करना जानते हैं, तो उनके लिए 25% ऐसे ही तैयार हो जाता है। उनको बहुत सी चीज़ें रखनी नहीं पड़ती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हैंड होते हैं। इसीलिए कंप्यूटर सीखना सबको ज़रूरी है। पढ़ने से ज़्यादा सीखना आसान भी है, और सीखने से फ़ायदा हो जाता है। पढ़ाई में भी आपको 25% तैयारी कम करनी पड़ती है अपेक्षा जो नहीं जानता है यूज करना, तो उसको ज़्यादा रखना पड़ता है, ज़्यादा याद करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दूं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम का, उसके बाद इसके हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये है ब्लॉक डायग्राम। इससे रिलेटेड टेस्ट वगैरह तैयार किए जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जो कि फ्री होंगे। उस पर काम चल रहा है, globaliti.org वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। कोर्स वाले सेक्शन में कॉम्पिटिटिव का आपका एक कॉलम मिलेगा, कॉम्पिटिटिव कोर्स में इलेक्ट्रीशियन का अलग, फिटर का अलग, इस तरह से रहेगा। तो वहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपके सामने जो है, ये है एक ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का। कंप्यूटर ओवरऑल उसमें आपको चीज़ें बहुत सारी दिखती हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ओवरऑल एक कंप्यूटर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। कंप्यूटर में मेन 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला हो गया आपका इनपुट, दूसरा हो गया खुद अपने आप में CPU, और तीसरा हो गया आउटपुट। ये जो मेन हिस्से हैं, ठीक है। इनपुट से क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश हम देते हैं कंप्यूटर को, हम क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, हम आप यानी यूजर जो भी निर्देश देता है वो सब इनपुट कहलाता है। और निर्देश जो होता है जिन डिवाइसेस की मदद से दिया जाता है, ऐसा तो है नहीं सीधे कंप्यूटर को बोल देंगे आप ये काम करो तो वो करेंगे, नहीं। जिन डिवाइसेस की मदद से जो इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर को दिया जाता है, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और जो रिजल्ट है, मतलब हमने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट हमें मिलता है आउटपुट के रूप में, जिन डिवाइसेस के थ्रू मिलता है वो डिवाइसेज हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। हालांकि इस पर अलग से मैं लेक्चर दूंगा, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। इनपुट आउटपुट हो गया, जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इनपुट हो गया। जो रिजल्ट हमें मिलता है कंप्यूटर के बाद, प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है, एक तरह से हमारे
जो डेटा को हम देते हैं उस डेटा को ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट देता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? डेटा का है प्रोसेस्ड रूप। जो डेटा हम दिए हैं उस डेटा को प्रोसेसिंग करके जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर होती है। और यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट होते हैं दो, ये एक साथ होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके अलावा मेमोरी की यूनिट है। मेमोरी दो टाइप की है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जब ये चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। प्राइमरी में आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं, रैम और जो रोम होती है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई और सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क हो गई एंड अदर मेमोरीज हो गई। ठीक है, इस तरह से हो गया। और जो कंट्रोल यूनिट होता है वो जो भी इसके इनपुट आउटपुट और ऑपरेशंस हैं, जो इसके डिवाइसेज हैं उनको कंट्रोल करता है, जो भी प्रोसेसिंग है उनको कंट्रोल करने का काम करता है ये यूनिट हमारा। और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है कैलकुलेशन का काम करती है हमारे। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल जो कैलकुलेशन होते हैं उनको ये वाला सेक्शन करता है। जैसे 1 + 2 = 3, ये अर्थमेटिकल कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन हो गया, उसको भी यही करता है। और जैसे A > B, B < C, इस तरह से ये जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है वो भी यही करता है। तो ये एक बेसिक इंट्रो है। इसको मैं अब अगर इसको मैं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेसिक इंट्रो मैंने जानबूझ के ऐसे आपको बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहाँ ऑफ स्क्रीन जाके देख लेता हूँ जो क्वेश्चन है। हालांकि आप पढ़िए, देखिए, तब तक मैं देख लेता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करता है, किसको? डेटा को स्वीकार करता है और उसको प्रोसेस कर देता है, प्रोसेसिंग करता है उसकी, और आउटपुट हमें देता है। ठीक है, आउटपुट हमें उत्पन्न करता है और जो आउटपुट और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा लेती है इनपुट के रूप में, उसको प्रोसेस करती है और साथ ही जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर भी करती है, सेव भी करती है, जिससे कि हम भविष्य में उसका दोबारा प्रयोग कर सकें, उसको देख सकें, तो उसको क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको जो डायग्राम बताया था, जानबूझ के बताया था। ये जो आपका बीच का हिस्सा था सीपीयू का, और हम यहाँ पर इनपुट दे रहे थे। ठीक है, यहाँ इनपुट दे रहे थे, यहाँ हमें आउटपुट मिल रहा था। तो सिंपल सा देखा जाए तो हम यहाँ पर डेटा दे रहे थे, डेटा की यहाँ पर क्या हो रही थी? प्रोसेसिंग हो रही थी, और हमें यहाँ पर आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन मिल रहा था। ठीक है, और ये जो सीपीयू है इसी में मेमोरी भी था। मेमोरी क्या कर रहा था? वो डेटा को स्टोर करेगा, सुरक्षित रखेगा। ठीक है, उसके लिए मेमोरी इस्तेमाल की गई थी। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर थी? अभी हमने पढ़ा ना, वो सब कुछ होता है कंप्यूटर के अंदर। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर ही वो युक्ति है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करती है, इनपुट स्वीकार करती है डेटा के रूप में, आउटपुट देती है, उसके रिजल्ट को सेव करती है मेमोरी में, जिससे हम भविष्य में उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका बी सही होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ाने से फायदा ही होगा, भविष्य में आपको रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स? जो कंप्यूटर के अंदर चिप्स लगी हुई हैं, यानी उसके अंदर जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, आईसीज हैं, इस तरह से जो इस्तेमाल की गई हैं, वो बनाई गई हैं, तो किसके द्वारा बनाई गई हैं? ठीक है, तो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर वगैरह जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह, ये सब इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और खास करके आप ज़्यादातर दो पढ़ते होंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो अलग अलग हैं, क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। तो यही पूछ रहा है कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ये यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये आप कह रहे होंगे कि ये तो यूपी पुलिस में पूछा है, तो एक्चुअल में कंप्यूटर के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। वो आपका कोई भी विभाग का, आपका आईटीआई का हो, जेई का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का, जहां पर भी कंप्यूटर की जरूरत होगी, कंप्यूटर वही रहेगा, वही इनपुट, वही आउटपुट, वही हार्डवेयर, वही सॉफ्टवेयर, वही एप्लीकेशन, वही ओएस, A to Z नेटवर्किंग, मतलब कंप्यूटर वही रहेगा। आपका कोर्स बदल सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं बदलेगा। इसलिए जो क्वेश्चंस हैं वो सब पढ़िए, सब कॉमन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा कंप्यूटर के चिप बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा सही है? आंसर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके कंप्यूटर में सभी कंपोनेंट या तो हैं, क्या है? आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं
सॉफ्टवेयर कह रहा है कि आपके जो जितने भी कंपोनेंट हैं, आपके कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो डिवाइसेस लगी हैं, वो क्या हैं, ठीक है, या तो मतलब वही हैं या तो क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप जब भी पढ़ते हैं कंप्यूटर बेसिक्स में, तो शुरू में ही आपको बताया जाता है कि कंप्यूटर दो चीज़ों से बना हुआ है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक आवर बॉडी, ठीक है। हम अगर अपने आप को कंप्यूटर मान लें तो हमारा जो कुछ भी है, हाथ, नाखून, पैर, उंगलियां, हड्डियां और जो मसल्स हैं, ये सब कुछ हमारा हार्डवेयर है, क्योंकि हम लोग इसको फिजिकली टच कर सकते हैं, महसूस करके, मतलब उसको छू सकते हैं, आप कह सकते हैं ऐसे। तो ये सब हमारा हार्डवेयर कहलाता है कंप्यूटर में भी। और हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो सॉफ्टवेयर हो गया। वो है तो हमें पता है, लेकिन वो हम उसे क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो सेम जस्ट लाइक वैसे ही होता है, कंप्यूटर दो चीज़ों से बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन है वही कंप्यूटर है। हार्डवेयर वो सभी पार्ट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, वो उनको महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें इंस्टॉल होते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन आप उससे ऐसे टच करके महसूस नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका डी सही है। आंसर डी सही है क्योंकि यहाँ पर कई ऑप्शन है, ए बी सी डी ई भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होंगे या तो सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ये आंसर डी सही हो जाएगा। और ये पंजाब नेशनल बैंक के क्लर्कियल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, एक्चुअल में इसका बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है। तरह तरह के पार्ट्स आपको मिलेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आंसर जो सुटेबल दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है कि 6 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। अब किसको किसको मेन पार्ट्स मानते हैं ये भी डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन है वहाँ पर आंसर सुटेबल 6 है, और ये यूपीएससी के जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो मेन कंप्यूटर के भाग होते हैं वो 6 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जैसे कि इनके अकॉर्डिंग CPU, इनपुट डिवाइस, इनपुट में क्या क्या होता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर वगैरह हो गया। इसी तरह से आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर। इनपुट डिवाइस जिनके थ्रू हम जो कंप्यूटर के अंदर डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर CPU है, CPU के अंदर जिसके थ्रू अंदर हम डेटा भेज रहे हैं अंदर की तरफ, वो सभी इनपुट डिवाइस, और जिससे बाहर निकल रहा है वो सभी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। बाहर क्या, मॉनिटर निकालेगा, प्रिंटर निकालेगा, स्पीकर आवाज़ को बाहर निकालेगा, ये सब आउटपुट डिवाइस। ये सब मेन कंपोनेंट है, 6 कंपोनेंट। मेमोरी यूनिट जैसे कि रैम हो गई, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब मेमोरी है। देखिए मेमोरी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी इन्होंने 2 लिखा है, इसको मेमोरी की जगह इनको प्राइमरी मेमोरी लिखना चाहिए था। इसमें रैम और रोम हो गई आपकी, और सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेज, जिससे कि वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स, ठीक है। तो ये आपके 6 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं, कह रहे हैं यहाँ पर 4 शब्द दिया हुआ है, 4 शब्द दिए हुए हैं ऑप्शन में। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर से रिलेट नहीं करता है, कंप्यूटर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो CPU तो हम लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, तो कंप्यूटर में है। मदरबोर्ड भी आपको पता होगा कि जो CPU का जो कैबिनेट होता है उसके अंदर एक बड़ी सी प्लेट होती है जिस पे ढेर सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, फैन लगा रहता है, उस पर प्रोसेसर लगा है, रैम लगी रहती है, स्लॉट बने होते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, पोर्ट्स बने कई सारे लगे रहते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। एक ऐसा बोर्ड जो बहुत से कंपोनेंट जिस पे लगे हो, इसलिए मदर मतलब जो माँ, ठीक है, एक इकलौती बोर्ड जिसमें बहुत से कंपोनेंट जुड़े होते हैं, सबको पावर सप्लाई भी वहीं से मिलती है, सब कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड भी हो गया। हार्ड डिस्क भी हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के अंदर होता है। तो ये तीनों तो कंप्यूटर के अंदर होता है, लेकिन कह रहा है इसमें से कौन सा कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है, उससे रिलेटेड नहीं है। तो ये जो एरिथ्रोसाइट्स लिखा हुआ है ये नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, नहीं की बात किया है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड वहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ये जो है RRB रेलवे का एग्जाम कोलकाता का है, उससे ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा। इन कंप्यूटर्स यूजर आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला जो होगा व्यक्ति उसको यूजर कहेंगे। अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम भी यूजर होंगे, आप यूज कर रहे हैं तो आप भी यूजर होंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, तो इनको ह्यूमन वेयर के नाम से भी, ह्यूमन, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन वेयर, अगर यहाँ पर अलग अलग करके आप समझोगे तो समझ जाओगे। हम हार्डवेयर नहीं होते हैं, हम फायरवेयर भी नहीं होते हैं, फर्मवेयर होता है, ये फायर नहीं होता, फर्मवेयर भी नहीं होते हैं, फ्रीवेयर भी नहीं होते हैं, हम ह्यूमन वेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर डी।
सॉरी ए, आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन, कई जगह पे कहाँ पे स्टोर किया जाता है, फ्रॉम विच दे आर फेज्ड, जहाँ से हम उसको दोबारा निकाल सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द सीपीयू। ठीक है, कि कह रहे हैं प्रोग्राम, जो प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो बाइनरी में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको बाइनरी में दर्शाया जाता है। हमें आपको सबको पता है कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज कह लीजिए, कंप्यूटर की हर चीज़ को किस रूप में कन्वर्ट कर लेता है, उसको आप कुछ भी कहेंगे वो बाइनरी रूप में ही समझता है और अपने अंदर स्टोर भी करता है, तो उसको बाइनरी के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, बाइनरी शब्द कौन से होते हैं, 0 और 1 होता है। तो आप कुछ भी लिखेंगे वो अपने अंदर कंप्यूटर उसको क्या करेगा, बाइनरी के रूप में परिवर्तित कर देगा और उसके बाद उसको स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद आप जिस रूप में चाहते हैं वो उस रूप में आपको दिखाएगा, आपको बाइनरी के रूप में नहीं दिखाएगा। आप उसके अंदर अगर आप 35 लिखोगे, 35 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, जो भी बाइनरी संख्या है, फिलहाल यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अगर इस तरह से मान लेते हैं 35 का ये होता है तो उसको 0 1 1 इस तरह से वो स्टोर कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, फिर आपको दिखाएगा तो 35, लेकिन अपने अंदर स्टोर करेगा बाइनरी के रूप में 0 और 1 के रूप में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी के रूप में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया है। संग्रहित में स्टोर इन, स्टोर कहाँ किया जाएगा, मतलब स्टोर, हमें आपको पता है हम डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करेंगे, स्टोर करेंगे मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ये पे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें से सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किया जा सकता है। मतलब ऐसी जगह की बात कर रहे हैं कि हम ऐसी जगह उसको स्टोर करें जहाँ से फिर दोबारा उसको निकाल सकें, उसको डिकोड कर सकें, उसको यूज कर सकें। तो हम कहाँ उसको स्टोर करेंगे, हम उसको स्टोर करेंगे मेमोरी में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा, मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका। अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही इज जस्ट एबल टू। ठीक है, जैसे लिटरेट मतलब क्या होता है, लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा मतलब जो कुछ पढ़ाई लिखाई किया होता है उसको हम लोग लिटरेट कहते हैं, और इलिटरेट मतलब अनपढ़ होता है ना। तो अगर कंप्यूटर लिटरेट मतलब जो कंप्यूटर का पढ़ा लिखा हो, मतलब कंप्यूटर के बारे में जो नॉलेज रखता हो। जैसे लोग आप लोग चैप्टर भी रहा होगा आईटीआई में, अगर आप आईटीआई के हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में है आईटी लिटरेसी। ठीक है, आईटी लिटरेसी, लिटरेसी मतलब साक्षरता। ठीक है, साक्षरता मतलब जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसके बारे में ज्ञान। कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर की साक्षरता, कंप्यूटर का ज्ञान। ठीक है, तो ये पर बात करते हैं, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, कब कहलाएगा वो, उसको कंप्यूटर साक्षर कब कहा जाएगा, आवश्यक एप्लीकेशनों को, कंप्यूटर के एप्लीकेशनों को चलाना जानता हो, एंटीवायरस बनाना जानता हो, नहीं, एंटीवायरस बनाना जानता हो नहीं, प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर को हैक करना जानता हो नहीं। प्रोग्राम लिखने वाले प्रोग्रामर होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर जानने वाला प्रोग्राम लिख ले। ठीक है, हर कंप्यूटर चलाने वाला प्रोग्राम लिख ले, कोई जरूरी नहीं है। तो सिंपल सा बात है, आवश्यक कार्यों के लिए हम एप्लीकेशंस को चलाना जानते हो। ठीक है, जैसे अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम जानते हो कि हमें एमएस वर्ड में कैसे बायोडाटा रिज्यूमे तैयार करना है, हमें कैसे गूगल क्रोम इस्तेमाल करना है जिससे कि हम इंटरनेट और जीमेल वगैरह सब चीज़ वेबसाइट यूज कर सकें, कैसे हमें कोई एप्लीकेशन है जैसे कि अगर आप फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग करना है तो फोटोशॉप को कैसे चलाना है वो हम जानें। मतलब अलग अलग एप्लीकेशन को चलाना जानते हो तो हम क्या कहलाएंगे, हम कंप्यूटर साक्षर कहलाएंगे, कि हमें कहलाएंगे कि हम कंप्यूटर का हमें ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ा है, उसमें बड़ा इन द सेंस उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जरूरी नहीं हम सब कुछ जानें, लेकिन जो हमें आवश्यक है, जो हमारी ज़रूरत है वो एप्लीकेशन चलाना हम जानते हैं तो हम कहलाएंगे कंप्यूटर साक्षर। ठीक है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लैंक show how operational attribute are linked together and contribute toward realizing the computers। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है, दिखाता है कि परिचालन विशेषताओं और एक साथ जोड़ा जाता है तो कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है, तो इसको हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा। और ये भी ऑफिस असिस्टेंट यूपीपीसीएल का जो वो था एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है ब्लैंक है, इज ए कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एक्चुअल में कंप्यूटर को डिजाइन करने से पहले, मतलब बनाने से पहले उसका एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन तैयार करना और उसके फंडामेंटल मतलब ऑपरेशंस कैसे वो होना है निर्धारित करना, उसको बनाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, क्या कहलाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जैसे आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो हाउस प्लान करवाते हैं ना, घर बनाने से पहले उसका मैप पूरा तैयार करते हैं, कहाँ पिलर होना चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। उसी प्रकार से कॉन्सेप्चुअल डिजाइन मतलब कंप्यूटर को डिजाइन करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को कि इस प्रकार से बनाना है, इसके कंपोनेंट इस प्रकार से लगेंगे, ऐसे डिजाइन करना है, ऐसे वर्क करना है। तो ओवरऑल मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक मतलब हम जो सिर्फ सोच के उसको मेंटली पहले उसको एक थियोरेटिकली उसको तैयार कर लें ऑन पेपर कि ऐसे 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 हमें डिजाइन करना है। ठीक है, और वो कैसे वर्क करना है, उसका संचालन कैसे होना है, मतलब उसकी डिजाइनिंग कंप्यूटर को बनाने से पहले उसके जो स्ट्रक्चर है उसकी डिजाइनिंग उसी की बात कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहेंगे। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम में। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, BIOS बायोस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। यहाँ पर आप बायोस का फुल फॉर्म एक्चुअल में बायोस होता है क्या, मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, आपको पता होगा कि शुरुआत के दौर में 30 सेकंड से लेके लगभग 40-50 सेकंड तक सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कौन कितना फास्ट है, तो उसको टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता जैसे टॉर्च है, लाइट को आपने ऐसे ऑन पे मतलब ऐसे बटन पे क्लिक किया तुरंत वो जलने लगती है ना, हमारी जो बल्ब है वो लाइट तुरंत जलने लगता है। ठीक है, बहुत से डिवाइसेज ऐसे होते हैं जैसे आप ऑन करोगे तुरंत वो ऑन हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को समय चाहिए होता है। जब उसको पावर आप देते हैं तो कुछ देर तक घूमता है, उसके बाद फिर लिखता है, कुछ विंडोज़ लिखेगा, फिर वो हट जाएगा, फिर स्क्रीन बदलेगी, फिर इस तरह से लिखता है, कुछ समय लगता है उसको। तो उस दौरान वो जो प्रक्रिया होती है कंप्यूटर के स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट होने की प्रक्रिया जो है बूटिंग कहलाती है। और बूटिंग के दौरान कंप्यूटर अपने इनपुट आउटपुट जो उसकी डिवाइसेज हैं सबको वो चेक करता है। ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उनको सिग्नल भेजता है। जैसे इनपुट आउटपुट क्या हो गया, इनपुट में आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया इनपुट डिवाइस, आउटपुट में आपका जो डिस्प्ले मॉनिटर लगा हुआ है, तो इनको चेक करता है, उसके बाद स्टार्ट होता है। तो जो बायोस होता है ना, बायोस की अहम भूमिका होती है। बायोस में कुछ सॉफ्टवेयर होता है, बायोस में कुछ राइट किया गया था सॉफ्टवेयर पहले से ही, वो उसको रीड करता है। बायोस का भी काम यही होता है कि अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करना बूटिंग के दौरान, और बायोस की मदद से ही एक तरह से आपका कंप्यूटर जो है बूटिंग करता है और स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर स्टार्ट होने के दौरान बायोस का बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द इंस्ट्रक्शंस अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन। लो, आपसे पूछ दिया अगला सवाल। कह रहा है कि जो बूटिंग होनी है, बूटिंग क्या होता है, मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, मैंने आपसे बोला ना कि बूट करता है, जो उसके स्टार्ट होने की जो शुरू की प्रक्रिया होती है उसको बूटिंग कहते हैं। तो जब कह रहा है कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब बूटिंग होती है, तो उसके जो निर्देश होते हैं, निर्देश क्या होते हैं कि कैसे स्टार्ट होना है, क्या क्या, एक तरह से प्रोग्राम होता है समझ लीजिए। तो उसके जो निर्देश होते हैं वो कहाँ स्टोर्ड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वो किस में होते हैं, बायोस में होते हैं। ठीक है, बायोस में ही इंस्ट्रक्शंस लिखे गए होते हैं कि कैसे कैसे सिस्टम को स्टार्ट होना है। सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश कहाँ स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है, बायोस में रहता है। अभी मैंने आपको बताया था बायोस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी यूपीपीसीएल के स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आंसर आपका बी सही है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है, फिर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। किसको करता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर कंप्यूटर में, यहाँ पर बीच में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है,
जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्या देते हैं, डेटा के रूप में देते हैं, और प्रोसेस होके हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। ठीक है, ये आई है इंफॉर्मेशन। तो यही पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में, जो हम उसको डेटा देते हैं। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सा बता दूं डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। जैसे ABCDEFGH ... ये क्या होगा, ये आपका डेटा कहलाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू ... 100। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। और अगर ये कह लें प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन इस तरह से स्टार से रहता है इनका, तो ये सब डेटा कहलाता है। और इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर इन्हीं शब्दों का, इन अंकों का इस्तेमाल करके अगर हम कुछ तैयार कर देते हैं, प्रोसेस कर देता है कंप्यूटर उसको, तो वो क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जैसे अगर हम कहीं का एड्रेस लिखते हैं 43A, ओल्ड आर्य नगर। ठीक है, आर्य एक ही में रहेगा, आर्य नगर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका एक मीनिंग निकल गया ना, शब्द तो वही है, क्या थे, ABCD है, ये 1 2 3 का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन छिपी है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन छिपी है। क्या है ये एक एड्रेस है, ये दिखा रहा है 43A, हाउस नंबर दिखा रहा है, वो लोकेलिटी दिखा रहा है ओल्ड आर्य नगर। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग कि जो हम डेटा देते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करके उसको इन्फॉर्मेशन बदल, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना जिसमें कुछ न कुछ जानकारी है। ठीक है, और डेटा इस तरह से बहुत सारे अलग अलग होते हैं, शब्द हो सकते हैं, चिन्ह हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, मतलब न्यूमेरिक 1 2 3 4 इनको क्या कहेंगे, न्यूमेरिक कहेंगे, ABCD इनको अल्फ़ाबेट कहेंगे, और ये सिंबल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सब डेटा हो गए और ये आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं क्या क्या करता है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित करता है, किसको, डेटा को। आंसर बी सही होगा। थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, लेकिन आपको दोबारा ये चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कह रहा है संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं। ठीक है, जो डेटा, जो हम सूचनाएं कंप्यूटर को देते हैं वही डेटा कहलाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो हम दे रहे हैं डेटा के रूप में, डेटा के रूप में क्या देते हैं, हम सूचनाएं दे रहे हैं, और हमें जो आउटपुट मिलती है वो इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोसेसिंग के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है सी आंसर हो सकता, दी गई सूचनाएं, जो हम मतलब दिए गया डेटा ही होना चाहिए था यहाँ पे, या दी गई सूचनाएं भी है तो चलेगा। कंप्यूटर में जो हम दे रहे हैं इनपुट के रूप में, ठीक है, दी गई, मेन ये समझना है आपको, दी गई, जो दी जा रही है, जो आउटपुट अगर ली गई होता तब इन्फॉर्मेशन हो जाता, तब डेटा नहीं कहलाता। ठीक है, जो दिया जा रहा है वही डेटा कहलाएगा। ठीक है, आंसर सी। अब डेटा सब हो सकता है, डेटा में संख्या भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है, उसके अलावा अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, इसलिए बहुत यहाँ पर आपको मेन देखना है कि दी गई सूचना। ठीक है, कंप्यूटर को दी गई सूचना, तो यहाँ पर ही डेटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स। मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया। कंप्यूटर चिप को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, सेमीकंडक्टर। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं ये, जिनको आप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्धचालक। और इनके द्वारा जो है ये IC वगैरह जो होती हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। जो ब्लैक होता है, आपने देखा हो ना, ब्लैक होते हैं, उसमें कई सारे सिल्वर टांगें निकली रहती हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ज़्यादातर सर्किट वर्किट में लगे रहते हैं। इस तरह से ये पूरा ब्लैक रहेगा और यहाँ पे इस तरह से लेग निकले रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की ICs होती हैं। तो वही बात कर रहा है, चिप की बात कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर चिप। और आजकल अभी इंडिया में कंप्यूटर चिप हो, व्हीकल्स के लिए जितनी भी गाड़ियाँ बन रही हैं आजकल, एडवांस बहुत ज़्यादा चिप यूज हो रहा है। इसकी वजह से आपको पता होगा कि काफ़ी इंडिया में शॉर्टेज है। ठीक है, अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है चिप की, सब कुछ बाहर कंट्रीज पे डिपेंड है। इसकी वजह से कई बार गाड़ियां यहाँ तैयार होकर खड़ी हैं, लेकिन उनके पास चिप्स अवेलेबल नहीं है, उनके पास सेमीकंडक्टर अवेलेबल नहीं है जिससे कि वो गाड़ियों में लगा सकें,
इस वजह से गाड़ियाँ सेल नहीं कर पाते हैं, वेटिंग काफ़ी दिनों तक रहती है, ठीक है। तो हालांकि कुछ कंपनीज हैं इंडिया में कोशिश कर रही हैं कि अपने यहाँ पर प्लांट बनाएं और वो खुद यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह तैयार करें, जिससे क्या होगा, अगर इंडिया में खुद सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार होने लगें तो जो लैपटॉप हमें 40,000 रुपये का मिल रहा है वो हमें मिलने लगेगा 30 से 32,000 रुपये का, अगर यहाँ पे हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने लगे। हालांकि यहाँ अभी तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल हर जगह अवेलेबल लगता है। आपके मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे चिप्स ना यूज हो रही हों। ढेर सारे चिप्स यूज हो रही हैं, कार में भी हो रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग टोटली अदर कंट्रीज़ पर डिपेंड है। विच ऑफ फॉलोइंग इज 4th जनरेशन ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज। प्रोग्राम लैंग्वेज होती हैं अलग अलग, तो उनमें से 4th जनरेशन का पूछ रहा है, तो जो SQL है वो 4th जनरेशन की प्रोग्राम लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही होगा, ये भी UPPCL APS एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में स्टोर किया जाता है। भंडारण होता है, मतलब स्टोर करने की बात कर रहा है। कंप्यूटर अपने अंदर किस रूप में डेटा स्टोर करता है। मैं शुरू में ही आपको एक क्वेश्चन बताते समय समझा रहा था कि बाइनरी के रूप में, आप किसी भी रूप में देंगे वो 0 और 1 के रूप में ही स्टोर करेगा, ठीक है। यहाँ आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इसीलिए देखिए पहले मैं चीज़ों को बता दे रहा था, तो भले ही आपको लगा होगा कि वहाँ पर थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आगे आपको उससे सॉल्व होगा। इसीलिए एक टॉपिक पर अगर आप 5 मिनट पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे भविष्य में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, बाइनरी सही होगा, UPSSC के एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद अपूर्ण रॉ फैक्ट बताता है डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब 1 2 3 4 5 6, चलिए मैं इसको एग्जैक्ट आपको सेट करके बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको 4 8 3 2 1 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, HTAOR इस तरह से लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, तो इनका कोई मीनिंग तो आपको नहीं मिल रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसी को कर दूं, चलो यहाँ पे N भी लिख दो, ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स है, सॉरी नंबर्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। अगर हम इसको लिख दें हाउस नंबर, और अगर सिंबल्स भी हम ले लेते हैं, ये क्या है, ये न्यूमेरिक है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, और हम सिंबल भी लेते हैं, ठीक है। सिंबल में जैसे डॉट, कॉमा, ठीक है, 2 चीज़ें ले लेते हैं, प्लस माइनस और बहुत सी चीज़ें होती हैं, सिंबल्स भी बहुत सारे होते हैं। तो हम कॉमा हो गया, ये डॉट हो गया। तो अगर हम लिखते हैं हाउस नंबर डॉट 48, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के लिख देते हैं HATHORA, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है घर का नाम, ये दिखा रहा है गांव का नाम, ठीक है। तो ये इसका एक मीनिंग है, इसकी तो आपको मीनिंग समझ में आ रही है ना, ये एक मीनिंगफुल है, मीनिंग है, मतलब इसका अर्थ है। आपको अर्थ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हाउस नंबर और ये दिखा रहा है गांव का नाम, लेकिन इसमें आपको कुछ पता चल रहा है 4 8 3 इस तरह से। तो ये जो है मैंने आपको पहले बताया था, ये कहलाता है डेटा, ठीक है। चीज़ें वही हैं लेकिन निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं है, और जब उसका अर्थ बन जाता है उन्हीं का इस्तेमाल करके, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेटा इंफॉर्मेशन। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर इसको आप भरना चाहो तो लिखोगे इसको डेटा, डेटा अपूर्ण होता है, रॉ होता है, रॉ मतलब कच्चा मटेरियल होता है जिसकी मदद से हम पक्का मटेरियल बना सकते हैं, समझने के लिए, ठीक है। तो डेटा, और यहाँ पर लिखेंगे आप सूचना, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। अब आप क्लियर हो गया, डेटा अपूर्ण होता है और सूचना में अर्थपूर्ण बन जाता है। डेटा सूचना कैसे होगा, ये कंप्यूटर के मदद से जब इसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा और वो हो गया इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको आंसर सूटेबल देख लीजिए, आपका आंसर बी सही, ठीक है, डेटा और सूचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा मतलब अभी मैंने आपको बताया, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब जिसमें ABCD हो, ठीक है, न्यूमेरिक भी हो 1 2 3 4 भी हो, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है।
वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, ग्राफिक, फिगर, मानव ध्वनि, इनसे कोई मतलब नहीं है, आपका बी नंबर सही है। नंबर और अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। नंबर मतलब अगर हम 32 लिख देते हैं 3 और 2 को मिलाकर तो एक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। और ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब अगर सिर्फ यहाँ पर आर लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, सब अलग अलग लिखा है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं तीनों को मिलाकर राम लिख दूँ तो ये एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो जाएगा। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है, नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर बनेगा, किसकी मदद से बनेगा? अल्फ़ाबेट के और नंबर। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर, इनसे क्या बन जाएगा? नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण। नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। नॉन मतलब जिसमें इसका इस्तेमाल न किया गया हो। अब लीजिए, जिसमें इसका इस्तेमाल ना किया गया हो उस डेटा का उदाहरण कौन सा है? अब नीचे देखिए, कर्मचारी का पता, पता में ऐसा भी तो हो सकता है, पता में जनरली क्या हो सकता है? गली नंबर 5, हाउस नंबर 3, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो न्यूमेरिक इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए ये सही नहीं होगा। परीक्षा के अंक हम जरूर 500 600 में 300 पाते हैं, 300 नंबर पाते हैं 500 नंबर में, तो यहाँ पर भी न्यूमेरिक यूज हो रहा है, इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा। बैंक में कितना धनराशि बची है, ये भी सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ 50,000 बची होगी, 45,000 बची होगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी सही नहीं होगा। इसका मतलब या तो ये कह रहा है कि ये तीनों सही हैं, नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर हम डी सेलेक्ट करेंगे कि इसमें से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जो हमें यहाँ पर सूटेबल लगे। आंसर ई सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है नॉन न्यूमेरिक डेटा, कि ऐसा डेटा जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू ना हो, मतलब 1 2 3 4 इस्तेमाल ना किया जाए या ना इस्तेमाल होता हो। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर? नहीं। इसमें भी आपको नंबर देखने को मिलेगा, इसमें भी नंबर आपको देखने को मिलेगा, और इसमें भी नंबर आपको देखने को मिलेगा। नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये सब देखने को मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर ई सही होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर की जाती है? कंप्यूटर पर जो जानकारी होती है वो डिजिटल फॉर्म में हमेशा स्टोर किए जाते हैं। डिजिटल मतलब 0 1, ये जो है ये आपका डिजिटल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक, यानी यहाँ पर आपका ये हो गया चैप्टर नहीं, आपके क्वेश्चंस हो गए इस सेट के फिनिश। और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस ऐड करें। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके प्यार के बदौलत ही आगे की क्लासेस बन पाती हैं, नहीं तो फिर थक के ही रुक जाते हैं हम लोग। और ये सब के लिए है, आप कंप्यूटर जो है हर जगह इस्तेमाल होने वाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़िए, सेल्फ नॉलेज के लिए पढ़िए, ITI के लिए पढ़िए, अन्य परीक्षाओं के लिए पढ़िए। कंप्यूटर आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ता है, और इससे पीछा छुड़ाने की वजह इसके साथ चलिए, इसको सीखिए, इसको पढ़िए। थैंक यू।